आज के क्लास में हम लोग काइनेटिक एनर्जी पे बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच, वो जानेंगे। और फिर उसके बाद एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5.4 करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग को फिर जानना है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, वो सब चीज। चलो बात करते हैं बहुत ही खास, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या है इसको समझते हैं। देखो, एक होता है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी का ही ये टाइप है। ये एक प्रकार का क्या है, मैकेनिकल एनर्जी का टाइप होता है। मैकेनिकल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में कैसे आता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है या फिर वस्तु का, कोई भी ऑब्जेक्ट का क्या पोजीशन है, क्या जगह पर है, वो उसके वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में मैकेनिकल एनर्जी आता है। मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार का होता है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। दो प्रकार का एनर्जी। ठीक है, तो दोनों चीज को हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं, हेडिंग देते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है। फिर मैकेनिकल एनर्जी में हम लोग क्या जानेंगे, काइनेटिक एनर्जी और क्या पोटेंशियल एनर्जी। और वैसे जनरल एक टर्म होता है एनर्जी, जिसके बारे में 9th क्लास में बताया जाता है। कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं, वर्क एनर्जी, ये सब चीज की बात करें तो एनर्जी क्या है, कोई भी कार्य करने का कैपेसिटी, ना कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ना सब कुछ को हम लोग अच्छे तरीके से इस काइनेटिक एनर्जी वाले टॉपिक में ही डिटेल में समझेंगे। ठीक है, लिखते हैं उसको। एनर्जी क्या हो गया, कैपेसिटी टू डू एनी वर्क। उसी एनर्जी में से एक होता है क्या, ढेर सारा प्रकार है एनर्जी का, लाइट एनर्जी, विंड एनर्जी, ढेर सारा। उसमें से एक होता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के अंदर दो चीज होता है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी उसके कोई भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से आता है। जैसे अगर अर्थ का सरफेस है, उससे अगर h हाइट पे जाएंगे तो 9th क्लास में पढ़े कि mgh उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा mgh माने इसका m हो गया इसका मास, g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h हो गया क्या इसका हाइट, जितना जितना। एक एनर्जी होता है कौन सा भाई, काइनेटिक एनर्जी। चलता है तो कौन सा, वो है हाफ mv²। वही हाफ mv² पे हमको यहाँ पे चर्चा करना है। लेकिन थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से कर लेते हैं हम लोग, हल्का सा एनर्जी, ये हर चीज सब कुछ के बारे में लिख लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में कोई स्पेशली अलग से एनर्जी के लिए टॉपिक नहीं दिया, काइनेटिक एनर्जी ही डायरेक्ट शुरू किया। तो इसी पर हम लोग वो हर टॉपिक को हल्का हल्का डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हेडिंग देते हैं, एनर्जी वगैरह क्या होता है, सब कुछ है। तो देखो क्या लिखे हम लोग एनर्जी के बारे में, क्या लिखे भाई कि कैपेसिटी टू डू एनी वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ना किसी कार्य को करने की जो क्षमता है वही क्या है, एनर्जी। टाइप होता है एनर्जी का ढेर सारा, क्या मैकेनिकल एनर्जी, स्प्रिंग का एनर्जी, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होता है, स्प्रिंग का एनर्जी है। इलास्टिक वाला भी एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी होता है, हीट एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ढेर सारा है, उतना तो लिख भी नहीं पाएंगे उदाहरण। ठीक है, ढेर सारा एनर्जी होता है। कोई भी कार्य को करने का क्षमता ही क्या है। इसमें जो मैकेनिकल एनर्जी था वही हम लोग को यहां पे पढ़ना था। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग को यही मैकेनिकल एनर्जी ही डिस्कस करना है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट के का क्या पोजीशन है, क्या जगह पर है, कहां पे रखा हुआ है, वो उस पोजीशन और ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसके कारण किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी आता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण या फिर उसके पोजीशन के कारण जो ऑब्जेक्ट में एनर्जी आता है, उसी एनर्जी को कहते हैं हम लोग मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। कोई जनरल कंपटीशन का एग्जाम भी होता है ना, जैसे कोई यूपीएससी, बीपीएससी या किसी चीज का जो प्री दोगे, प्री होता है फिर मेंस होता है, प्री दोगे उस सब में भी काम आएगा इस हर चीज। इसलिए जनरल साइंस में यही सब क्वेश्चन रहता है जनरल वाला। तो मैकेनिकल एनर्जी की बात करें अगर हम लोग, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है भैया, इट इज एन एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द मोशन एंड इट्स पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन और पोजीशन के कारण जो ऑब्जेक्ट में एनर्जी होगा उसी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। इसका दो टाइप है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। दोनों का डिस्कशन करना है, लेकिन आज काइनेटिक एनर्जी हमारा मेन फोकस है ना आज के टॉपिक में। क्या पोटेंशियल एनर्जी आगे, लेकिन बात करेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का भी। काइनेटिक एनर्जी क्या है भैया, कोई भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन के कारण जो मैकेनिकल एनर्जी होता है
ना, इट इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण जो उसमें एनर्जी आएगा उसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। मोशन के कारण जो ऑब्जेक्ट में एनर्जी आता है उसको मैकेनिकल एनर्जी जो आता है उसको। उसका फॉर्मूला तो सब जानते हैं, हाफ mv²। है, लेकिन इसमें भी कुछ एक बात है छोटा सा गहराई वाला, जो कभी कोई पूछ दे तो बता सके, उसके लिए खाली डायरेक्ट हाफ mv² नहीं लिखा है। एक्चुअल में वो उसका रूप ऐसा होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ इंटू मास, ऑब्जेक्ट का मास जो चल रहा है उसका मास, इंटू जो वेलोसिटी वेक्टर होता है ना, वेलोसिटी यानी 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये वेलोसिटी हो गया। अच्छा ठीक है, वेलोसिटी का वेलोसिटी के साथ उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट रहता है, एक्चुअल में किया गया। यही डॉट प्रोडक्ट को जब तोड़ते हैं तो v डॉट v हमारा v cos थीटा होगा। और जब वेलोसिटी का वेलोसिटी के साथ क्या एंगल बनेगा, तो वेलोसिटी खुद अपने साथ में 0 डिग्री एंगल बनाएगा। वेलोसिटी इधर है, वो खुद अपने साथ ही क्या एंगल बनाएगा, 0। तो cos 0 ले लेते हैं, तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो v cos 0, और cos 0 होता है क्या 1, तो v इंटू भी क्या आ गया v²। जनरल ये ऐसे किसी को समझाने के लिए कि हाँ एक्स्ट्रा ऐसे अंदरूनी नॉलेज के लिए, लेकिन जो होता है वो क्या है भैया, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², यानी 1/2 इंटू मास इंटू क्या वेलोसिटी का मान का स्क्वायर करता है, v का स्क्वायर करता है, ये काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला हाफ mv² है कि नहीं। अब हम लोग एक तो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वही मैकेनिकल एनर्जी का टाइप है, इट इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पोजीशन के कारण जो मैकेनिकल एनर्जी होता है, यानी कि जैसे ये अर्थ का सरफेस है और हम ऑब्जेक्ट को यहां पे रखे हुए हैं, तो अर्थ के सरफेस पे है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 जैसा मानते हैं हम लोग। जैसे h हाइट पे गया तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी, और ज्यादा हाइट पे जाएगा तो और ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, और ज्यादा हाइट पे जाएगा तो और ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, बदलते जाएगा। जैसे कोई स्प्रिंग, कोई है स्प्रिंग है, कोई ब्लॉक बंधा हुआ, थोड़ा खींचेंगे तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, छोड़ेंगे तो ना भगता है, थोड़ा और खींचेंगे तो और ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी चीज को अपना जगह से बदल दो और उसको पकड़े रहो, छोड़ने के बाद भाग जाए, ऐसा वाला जगह चीज जहां जहां हो रहा है, जिस जिस फोर्स में हो रहा है, सब पोटेंशियल एनर्जी वहां काम करेगा। जैसे अर्थ के केस में यहां से ऐसे यहां ले जाके छोड़ो, देखो क्या हो जाएगा, ये भाग जाएगा यहां से। तो इसका मतलब जब यहां पकड़े थे तो एक छिपा हुआ एनर्जी था, उसी को कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। किस फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। वो कौन सा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होता है, कोई भी ब्लॉक, स्प्रिंग इस तरीके से, ब्लॉक ऐसे है नॉर्मल है, ब्लॉक बंधा हुआ, स्प्रिंग को अगर खींच दिए तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी है, छोड़ेंगे तो भागेगा, स्प्रिंग फोर्स के कारण छोड़ेंगे तो भागेगा वाला जहां जहां है सब जगह पोटेंशियल एनर्जी आएगा। अगर खाली फ्रिक्शन को छोड़ के, जो फ्रिक्शन होता है उसको छोड़ के सब जगह छोड़ेंगे तो भागेंगे, भागेगा वाला कहानी है हर जगह। देखो एक बॉयंट पोटेंशियल एनर्जी, बॉयंसी का फोर्स, हिंदी में उसको उत्प्लावन बल कहते हैं। जैसे एक बाल्टी में पानी भर दिए, बॉल है उसको डुबा दिए, जितना ज्यादा गहराई में जाएगा उतना उसके पास एनर्जी हो जाएगा, बॉयंसी का एनर्जी। छोड़ेंगे तो फट से भागेगा। कोई बलून जो होता है गैस वाला, उसको जब हम ऐसे पकड़े हुए होते हैं, क्या होता है, उसको जब छोड़ते हैं तो बलून ऊपर की तरफ भागता है। ऊपर की तरफ क्यों भागता है बलून, सिर्फ और सिर्फ बॉयंसी फोर्स के कारण, यानी उत्प्लावन बल के कारण ना। बलून के अंदर जो गैस भरा रहता है, हाइड्रोजन गैस, वह गैस हवा से हल्का होता है, हवा भारी है और उसके अंदर जो गैस भरा रहता है वो हवा से हल्का होता है, इसलिए उसका डेंसिटी कम होता है, घनत्व कम होता है, तो ऊपर की तरफ वो चला जाता है, उसमें बल लगता है, फोर्स लगता है, उत्प्लावन बल यानी बॉयंसी का फोर्स। जैसा कि पानी के अंदर कोई अगर बलून को डुबा दो, छोड़ दो तो उबेगा ना, या बॉल है तो डूबे, क्या होगा, ऊपर बाहर निकलेगा। सेम वही कहानी है, बलून भी इसी वजह से ऊपर जाता। अच्छा, तो ये बॉयंसी का फोर्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एक चार्ज यहां है पॉजिटिव, एक चार्ज यहां है पॉजिटिव, छोड़ेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव भाग जाएगा। अगर यहां पॉजिटिव है, यहां पे एक नेगेटिव है, छोड़ेंगे तो ये खींच लेगा। जहां पे भी देखो छोड़ेंगे तो भाग जा रहा है अपने आप वाला कहानी ढेर जगह है। मैग्नेट में भी होता है, एक मैग्नेट यहां, एक मैग्नेट यहां है, उल्टा पोल है, ऐसे रखेंगे, छोड़ेंगे तो खींच लेगा, भाग जाएगा। तो छोड़ेंगे तो भाग जाएगा वाला जहां जहां फोर्स काम कर रहा है सब जगह वो वाला पोटेंशियल एनर्जी होता है। हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिटेल में, ग्रेविटी वाला और ये सब वाला बात करना है, ये सब डिटेल में स्टडी हम लोग को करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी 12th में, ये वाला सब, ये सब 11th में, ठीक है। हम लोग को डिटेल में स्टडी करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नाम का टॉपिक है, टॉपिक नंबर 5.7,
ठीक है, 7वें लेक्चर में आएगा आप लोग का। ठीक है, जैसे जैसे टॉपिक है वैसे वैसे लेक्चर रेडी किए हैं। उसमें जो 7वां लेक्चर होगा कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वही होगा। ठीक है, प्लेलिस्ट का। चलो देखो, तो ये ठीक है भैया, पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग बात किए। हम लोग को मेन जो यहां पर फोकस करना है वो किस पे करना है? काइनेटिक एनर्जी पे फोकस करना है। काइनेटिक एनर्जी से जुड़ा हुआ एक खास बात और है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का एक फ्रेंड भी है जिसको मोमेंटम कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में एक रिलेशन होता है। देखो, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में एक रिलेशन क्या है? काइनेटिक एनर्जी बराबर ये के से क्या हम लोग दर्शा रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। लिखना नहीं है, समझना है। हाफ mv², ये होता है इक्वेशन नंबर 1। और एक होता है p यानी कि मोमेंटम बराबर क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। यह है इक्वेशन 2। ये मेरा क्या है? मोमेंटम। और ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ये तो मास है, ये भी वेलोसिटी है। अच्छा, अब देखो तो जरा सा इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके उसको इक्वेशन 1 से भाग दे दो। जरा देखो ऐसा करके क्या होगा। इक्वेशन 2 का स्क्वायर माने p² बराबर m² v²। और उसके बटे में कौन डालना है? इक्वेशन 1। बटे में इक्वेशन 1 यानी कि इधर वाला के बगल में इधर वाला ना, लेफ्ट हैंड साइड के नीचे में लेफ्ट हैंड साइड वाला, यानी p² के नीचे में क्या डालेंगे भैया? k। इधर इसके बटे में हाफ mv²। अरे v² तो कट गया, यानी कि p² बाय k मोमेंटम का स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, देखो तो m से एगो m भी कटेगा। अब v² कैंसिल, ऊपर में सिर्फ एक m बचा और नीचे में 1/2। ये m तो कट गया, सिर्फ एगो v बचा। नहीं, v तो नहीं बचा, v भी नहीं बचा। देखो v² खत्म, m से एगो m खत्म, ऊपर में खाली एक m बचा है और नीचे में 1/2 जिंदा है। जरा सोचो एक बार, रुक के स्थिर से सोचना है एक बार क्या क्या किए, फिर आगे बढ़ना है। हाँ, क्या भैया इसमें p² बाय k, ये तो तुमको VBI है। 12th प्लस 11th, बहुत VBI 12th में 2-3 बार ये आता है। अब देखो ये चीज यहां पे 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? देखो तो क्या हो जाएगा? 2m। तो फिर इसको देखो तो p² बराबर 2mk। अच्छा, तो p बराबर √2mk। ये हो गया एकदम VBI फॉर्मूला। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसका काम 12th में भी बहुत ज्यादा होता है। 2-3 चैप्टर ऐसा है जिसमें कि इसका काम पड़ेगा। इसके बाद हम लोग को एक क्वेश्चन करना है, ठीक है, एनसीईआरटी का। ठीक है, वो करते हैं। एक बात और भी होता है इसमें, कभी कभी सवाल एक पूछ देता है कि जैसे मान लिया जाए 2 ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट का मास बराबर है, सॉरी 2 ऑब्जेक्ट है जैसे, ठीक है, उसका मोमेंटम बराबर है। तो मोमेंटम अगर बराबर है तो एक का वजन है ज्यादा, एक का वजन कम, तो काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा किसका कम? एक क्वेश्चन दिखाते हैं, बहुत ही फेमस टाइप का क्वेश्चन है, उसके बाद एनसीईआरटी वो न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन एक। हेलो हेलो हेलो, काइनेटिक एनर्जी का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, तीनों क्वेश्चन कर लेंगे तो अभी हम लोग बस वही कर लेंगे। ये रिलेशन हम लोग जाने कि मोमेंटम बराबर √2m इंटू k, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका काम 12th में पड़ता है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, हम लोग उसी पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि इफ 2 ऑब्जेक्ट्स हैव सेम मोमेंटम या सेम मोमेंटम देन विच विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक है m1 एक है m2, m1 का मास ज्यादा है, m2 का मास कम है। दोनों का मोमेंटम यदि सेम हो तो किसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा? किसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा अगर दोनों का मोमेंटम सेम होता है तो? सवाल ये, ठीक है। तो मान लिया जाए ये पहला वाला है, इसका मोमेंटम p1 और ये दूसरा वाला है उसका मोमेंटम p2।
दोनों को क्या बोल दिए कि बराबर है। अब मोमेंटम का फॉर्मूला होता है क्या, रूट अंडर 2m के, रूट अंडर 2m के। तो यानी कि इसके लिए हम लोग लिखेंगे रूट अंडर 2 इंटू इसका मास m1, इसका काइनेटिक एनर्जी k1 बराबर इसके लिए रूट अंडर 2 इंटू मास m2 इंटू काइनेटिक एनर्जी k2। दोनों तरफ से रूट हमारा खत्म हो जाएगा। देखो तो दोनों तरफ से रूट खत्म होगा। जब दोनों तरफ से रूट खत्म होगा तो 2m1k1 बराबर 2m2k2, 2 और 2 कैंसिल, तो m1k1 बराबर m2k2। इससे ये पता चलता है हमको कि देखो तो m1 अगर ज्यादा होगा तो k1 कम हो जाएगा, और m2 अगर ज्यादा होगा तो k2 कम हो जाएगा। मास और काइनेटिक एनर्जी में उल्टा रिलेशन है। देखो जरा सा कैसे, जैसे ये उदाहरण हमको क्या बता रहा है, पहला ऑब्जेक्ट का मास और काइनेटिक एनर्जी का गुणनफल और दूसरा ऑब्जेक्ट का मास और काइनेटिक एनर्जी का गुणनफल दोनों क्या रहता है, बराबर रहता है। पहला ऑब्जेक्ट का मास और काइनेटिक एनर्जी का गुणनफल और दूसरा ऑब्जेक्ट का मास और काइनेटिक एनर्जी का गुणनफल बराबर रहना है। इसका मतलब अगर उदाहरण के लिए मान लिया जाए ये 2 है और अगर ये 6 है तो इधर 2 गुना 6। अच्छा, हम लोग m1 और m2 में बड़ा कौन है, m1। तो मान लिया जाए m1 बड़ा है तो इसको लिखते हैं 6 गुना काइनेटिक एनर्जी इसका 2, 6 गुना 2 12। इधर क्या होना चाहिए, m2 छोटा है तो मान लिया जाए ये 3 गुना ये क्या है 4, 3 चौके 12, ऐसे होगा। उदाहरण के लिए हम समझा रहे, पहला ऑब्जेक्ट का मास और काइनेटिक एनर्जी का प्रोडक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट का मास और काइनेटिक एनर्जी का प्रोडक्ट बराबर है। तो यानी कि उदाहरण के लिए अगर ये 6 है तो ये 2 होगा, तो 6 दूना 12, तो इधर भी 12 ही पूर्णा है ना, तो इधर 3 तो ये क्या 4। इसमें m1 हमारा ज्यादा है, m2 हमारा कम है। तो देखो तो काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा हो रहा है, k2 का, दूसरा वाला का। जिसका मास कम उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। इस रिलेशन में देखो m1 m1 भागा इधर देखो तो m1 और ये में जरा सा एक चीज हम लोग क्या नोटिस करते हैं, क्या हो रहा है यहां पे देखो तो जरा सा, चूंकि m1 k1 बराबर m2 k2 तो इसीलिए देखो तो m1 बराबर m2 k2 और बाय क्या ये भाग में आ जाएगा k1, भाग में आ जाएगा k1। तो यहां से एक चीज हमको क्या पता चल रहा है, k1 काइनेटिक एनर्जी और m1 मास में उल्टा रिलेशन है। यानी कि अगर m1 मास ज्यादा है तो k1 काइनेटिक एनर्जी कम है, यानी m1 मास ज्यादा है तो इसका k1 काइनेटिक एनर्जी कम है, इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। देयरफॉर m2 हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, मोर काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब हल्का वाला का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। अगर दो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी हल्का वाला का ज्यादा होगा। अब मान लिया जाए तुम किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठे, वहां पे तुमको एक सवाल पूछा कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों को चला रहे हैं सेम मोमेंटम से, तो बताइए कि किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, ये सवाल पूछा। तो एक बात ध्यान रखना है, काइनेटिक एनर्जी उसी का ज्यादा, मोमेंटम सेम रहने पे काइनेटिक एनर्जी उसी का ज्यादा होता है जिसका मास कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में मास इलेक्ट्रॉन का कम होता है क्योंकि उसमें होता है 10 to the power -31 और प्रोटॉन के मास में होता है 10 to the power -27। तो एक बात ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। सेम सवाल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए किसी कंपटीशन एग्जाम में हो सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोला कि दो ऑब्जेक्ट है, उसका काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो बताइए किसका मोमेंटम ज्यादा होगा। एक का वजन ज्यादा, एक का वजन कम, m1 का वजन ज्यादा, m2 का वजन कम। यह भी सवाल एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के लिए हो सकता है।
किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। तो दोनों के लिए देखो, तो काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे ना, तो चूंकि मोमेंटम बराबर होता है क्या, रूट अंडर 2m के, मोमेंटम बराबर रूट अंडर 2m के, रूट इधर आएगा तो p स्क्वायर बराबर 2m के, यहां से p स्क्वायर बाय 2m इज इक्वल टू क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और मास में क्या होता है, उल्टा रिलेशन। मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी और मास में क्या है, उल्टा रिलेशन है। यहां पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। तो यहां पे एक चीज हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी और मास में उल्टा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, यानी कि जिसका मास कम है उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। यहां पे भी ऐसा ऐसा कर, मोमेंटम कांस्टेंट कर दिया यहां पे, सॉरी यहां पे कहानी कुछ अलग है जी। यहां पे तो हमको क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी सेम रखा है, पूछा है मोमेंटम किसका ज्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी सेम रखा है, मोमेंटम किसका ज्यादा होगा। तो यहां पे इसी को इधर, यही इसी रिलेशन से हमको आ जाता मोमेंटम, और ये फॉर्मूला है ना, देखो तो मास और ये मोमेंटम दोनों ऊपर है, मतलब मोमेंटम, मास और मोमेंटम में सीधा संबंध है। मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू मास, नहीं देखो ना, ऊपर में मोमेंटम है, ऊपर में क्या है, मास है। मास ये कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। मास जिसका ज्यादा, मोमेंटम। अब पिछला वाला में जब मोमेंटम सेम रहता है तब काइनेटिक एनर्जी जिसका कम उसका मोमेंटम ज्यादा होता है। इस वाले में कहानी अलग है ना, ना क्या कहते हैं, क्या लिखना पड़ेगा, मोमेंटम ऑफ m1 इज मोर देन m2, ये हमारा आंसर होगा। मोमेंटम और मास सीधा संबंध, मास ज्यादा मोमेंटम ज्यादा, मास ज्यादा मोमेंटम ज्यादा, सीधा कहानी। पिछला वाला रिलेशन को भी ऐसे ही एक लाइन में हम लोग यहां भी सॉल्व कर सकते थे, यही चीज को। क्या होता है, चूंकि यहां पे क्या था, मोमेंटम सेम है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो चूंकि इसको ऐसे भी कर सकते थे, मोमेंटम बराबर रूट अंडर 2m के, तो यहां से इधर स्क्वायर चला जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 2m के, तो पी स्क्वायर बाय 2m इज इक्वल टू क्या है, के। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी और मास में उल्टा रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी और मास में, मास जिसका कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। ऐसे भी हम लोग डायरेक्ट यहां पे सवाल कर सकते थे, क्या, जिसका मास कम उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, और यहां पे जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा। सिंपल भाषा में ध्यान रखना, जिसका मास ज्यादा मोमेंटम ज्यादा, मास कम काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, मोमेंटम और ये कांस्टेंट रहने पर ये सिचुएशन दिया। मान लीजिए इसी में सवाल पूछ देगा कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, दोनों को सेम काइनेटिक एनर्जी से फेंका जा रहा है, तो बताइए किसका मोमेंटम ज्यादा होगा। तो जिसका मास ज्यादा होता है यानी कि प्रोटॉन का। अब पिछला सवाल जिसमें मोमेंटम सेम काइनेटिक एनर्जी अलग अलग, उसमें जिसका वजन कम है उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो, यानी उसका आंसर इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर प्रोटॉन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी का लास्ट ये एग्जाम्पल नंबर 5.4, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 5.4, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको अच्छे से समझते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ पुलिस ऑफिसर फायर्स अ बुलेट ऑफ मास इतना ग्राम। मान लो कोई एक पुलिस ऑफिसर ऐसे फायर करता है बुलेट को जिसका वजन है कितना भैया, 50 ग्राम। एक बुलेट है जो फायर किया जा रहा है और उस बुलेट का जो वजन है, मास है, वो मास कितना भैया, 50 ग्राम। 50 ग्राम का मतलब 50 बटा 1000 केजी, 50 बटा 1000 केजी।
यानी कि ये 0 0 कट गया तो 5/100 kg मने 5/10 का स्क्वायर इतना kg, यानी कि 5 × 10 का पावर -2 kg। कुछ भी डाटा यूज कर सकते हैं, जो जरूरत पड़ेगा, जो ठीक लगेगा कर लेंगे, जो डाटा यूज कर लेंगे। अच्छा, इतना वजन है। क्या हुआ है कि उसको जब फायर किया गया तो उसका स्पीड है हमारा v बराबर ना, v बराबर कितना है भैया इसका स्पीड? 200 मीटर पर सेकेंड। कितना स्पीड है इसका? 200 मीटर पर सेकेंड से बुलेट को फायर किया गया। उसके बाद क्या हो रहा है कि इसको फायर जो किया गया था वो एक सॉफ्ट प्लाईवुड के ऊपर फायर किया गया था, ठीक है, जिसका थिकनेस है, उस प्लाईवुड का थिकनेस 2 सेंटीमीटर है। मान लिया जाए कोई 2 सेंटीमीटर का कोई टुकड़ा या प्लाई वगैरह का कोई चीज है, इस तरीके से इसी के ऊपर शूट किया गया। 2 सेंटीमीटर का ये थिकनेस इसका शूट किया गया, आया, गोली मारा इस पे, इधर से बुलेट उस तरफ निकल गया है। सॉफ्ट प्लाईवुड जिसका थिकनेस है कितना? 2 सेंटीमीटर। तो ठीक है, इसमें हम सॉफ्ट प्लाईवुड बना लेते हैं। ये 2 सेंटीमीटर का प्लाईवुड है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर का इस प्लाईवुड है और इसका ये कितना है? 2 सेंटीमीटर का। इसको मारा और इससे उस तरफ बाहर निकल गया बुलेट फिर क्या हुआ? यहां से बाहर निकल गया, ठीक है। तो बुलेट जो इस पार से एंटर किया उस पार बाहर निकला, तो बाहर होने के बाद जब बाहर निकलता है ना, द बुलेट इमर्ज का मतलब होता है बाहर निकलना, विथ ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब बुलेट बाहर निकला, छेद करके उसको बाहर निकल गया, तो उस समय उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी था, शुरू का काइनेटिक एनर्जी का 10% बचा। मान लिया जाए 100 जूल से था, तो जब बाहर निकला तो 10 जूल काइनेटिक एनर्जी से निकला, 10% काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकल रहा है। तो बताना है ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो बताना है कि जो बाहर निकलेगा उस वक्त इसका स्पीड क्या होगा, यानी कि बाहर निकलते समय इसका स्पीड इमरजेंट स्पीड, इसको बोलेंगे इमरजेंट स्पीड। इमरजेंट स्पीड का मतलब किस स्पीड से बुलेट बाहर निकलेगा। सवाल इतना है कि शुरू में इसका जो काइनेटिक एनर्जी था, यानी कि पहले काइनेटिक एनर्जी जो इसका इनिशियली था, वो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? इसका ½ mv², यानी कि हाफ इंटू मास कितना है भैया? 5/100 लिख सकते हैं, इतना kg है ना, इंटू v², वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि 200 का स्क्वायर। तो ये करो तो कितना हो गया? तो 1/2 इंटू 5/100 इंटू 200 गुना 200। तो ये 2 0 से 2 0 खत्म, ये 2 दूना 400 यहां हो जाएगा। अच्छा, यहां पे छोड़ो, ये 2 गुना 100, ये 200 है, ये 200 से ये 200 काट दिए, ये 200 से 200 काट दिए, और 200 गुना 5 1000, 200 गुना 5 1000, तो ये आया हमारा 1000 जूल। तो यानी कि शुरू में जो काइनेटिक एनर्जी यहां पर है, इसके पास अभी काइनेटिक एनर्जी है, वो कितना है काइनेटिक एनर्जी भैया? 1000 जूल है। और जब ये बाहर निकलेगा, जब काइनेटिक एनर्जी बाहर निकलेगा, इमर्ज जो हो रहा है, यानी कि बाहर निकलते समय जो इसका काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है? बराबर 10% ऑफ 1000 जूल। 1000 जूल जो पहले था ना, उसका 10% काइनेटिक एनर्जी से ये बाहर निकल रहा है। तो यानी कि इसका जो वैल्यू हुआ, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी जो इमर्ज कर रहा है, बाहर निकल रहा है, उस समय काइनेटिक एनर्जी कितना है भैया? तो 1000 का 10% है, 1000 का 10% ना। अच्छा, उस 1000 का 10%, तो 1000 का 10% का मतलब 1000 का 10%, यानी 1000 गुना 10/100। 1000 का 10% का मतलब गुना होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो 1000 गुना 10/100, तो ये 0 0 2 गो, ये 0 0 2 गो कट गया, 10 गुना 10 यानी 100 जूल। यानी कि जब ये बाहर निकलेगा तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा इमर्ज करते समय, वो होगा 100 जूल। 100 जूल काइनेटिक एनर्जी लेके ये बाहर आ रहा है, तो इसका स्पीड कितना है? देयरफॉर क्या कहते हैं हम लोग, एक बात जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो इमर्ज करते समय होगा
वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी, इमर्ज करते समय जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर, बाहर जब निकला जिस वेलोसिटी से, वो वेलोसिटी का नाम है VE, VE वेलोसिटी से बाहर निकला है। तो वेलोसिटी अगर VE है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ इंटू मास, मास तो बुलेट का जस का तस है ना, हाफ इंटू मास इंटू VE, यानी कि जो इमरजेंट वेलोसिटी है उसका स्क्वायर, जिस वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है उसका स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। अब बराबर ये ऊर्जा किसके बराबर है? 100, क्योंकि 10% ऊर्जा से बाहर निकल रहा है, तो 100 के बराबर। तो 100 बराबर हाफ इंटू मास कितना है भैया? 5/100 लिखने में अच्छा है, कटेगा क्या? 5/100 इंटू VE का क्या करना है? स्क्वायर। तो यहां पे देखो तो क्या हो रहा है, क्या क्या कट रहा है? 100 इधर 100 से गुना हो जाएगा, 100 इधर 100 से गुना होगा, अच्छा ठीक है, और ये 200 इधर आ जाएगा, 200 से गुना होगा क्या? या फिर ऐसा कर सकते हैं 5 से इसको काट देते हैं, 100 बराबर 1/2 गुना 1/20 गुना में क्या है? V स्क्वायर, गुना में V का स्क्वायर। तो यह देखो तो ये क्या होगा? 40 जब इधर गुना होगा 4000, ये 40 हो गया ना, 20 गुना 40, 40 इधर गुना होगा 4000 हो जाएगा। तो इधर 4000 बराबर VE का स्क्वायर, 4000 बराबर VE का स्क्वायर। तो VE हमारा क्या आया? इसीलिए VE इज इक्वल टू रूट अंडर 4000। 4000 का रूट क्या आएगा? हेलो 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 हेलो, तो 4000 का रूट करेंगे तो ये हमारा 63.2 आएगा। तो ये हमारा हो गया क्या? इमरजेंट वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो बुलेट वो 2 सेंटीमीटर का प्लाईवुड को छेद करके आर पार निकलेगा। ठीक है, इसमें एक बात सवाल को देख करके अगर एक नजर में लोग कभी कभी ऐसे मिस्टेक कर सकता है, जैसे कि क्वेश्चन में बोला कि जो काइनेटिक एनर्जी इस तरफ से इंटर करके बाहर निकलते समय काइनेटिक एनर्जी हमारा जो यहाँ पे घट करके 10% हो गया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में जो रिड्यूसमेंट हुआ है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो घटा वो टोटल 90% का लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी। तब ना इस तरफ जितना काइनेटिक एनर्जी था उसका 10% काइनेटिक एनर्जी से ये बाहर निकला। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है वो लॉस 90% का है। काइनेटिक एनर्जी में लॉस 90% का हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि स्पीड में हमारा 90% का लॉस होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि स्पीड में भी हमारा 90% में ही लॉस 90% ही लॉस होगा। क्यों? क्योंकि स्पीड हमारा इसका कितना है? 200, और 200 से इंटर किया, लेकिन जब बाहर निकला तो इसका स्पीड कितना है? 63.2। 90% नहीं हुआ ना, क्योंकि 200 का 90% मतलब कितना? लगभग 180। 200 का 90% तो 180 होता है। 180 घटता अगर ये 20 हो जाता तब ना कहते 200 से इंटर किया 20 से बाहर निकला। यानी कि काइनेटिक एनर्जी में अगर 90% का लॉस आया है तो स्पीड में भी 90% का लॉस आएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में 90% लॉस आया, लेकिन स्पीड में कितना परसेंट का लॉस आएगा अगर निकालना हो तो लॉस पहले इसका देखेंगे। लॉस कितना होगा? टोटल शुरू में था 200 में से बाद में जो स्पीड हुआ वो घटा देंगे। 200 से इंटर किया 63 से निकला तो लॉस बीच में कितना हुआ? 200 माइनस 63। जो लॉस हुआ वो भागा टोटल जो शुरू में था इनिशियल वैल्यू इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। वो परसेंटेज आएगा 68.4%। काइनेटिक एनर्जी में 90% का लॉस होकर के वो 10% बचा, लेकिन स्पीड में कितना परसेंट का? लगभग 68% का, लगभग 68.4% का लॉस हुआ है। ठीक है, हमारा आंसर हमको सिर्फ सवाल यहीं तक बोला था तो यहीं तक हम अपना आंसर कर लेंगे। ये तो ऐसे हम एक्स्ट्रा लिख दिए। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्या? 5.4 का ये और ये। ठीक है, दोनों बात इसमें समझने वाला था। 90% इसका और इसका। काइनेटिक एनर्जी में 90% का लॉस और वेलोसिटी में लॉस बराबर नहीं होता है। ठीक, आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो। वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़